चैप्टर नंबर 2 इजी है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट एंड अटमोस्ट गुड फेथ, ये 2 के ऊपर ही है, ज्यादा कुछ है नहीं। इट इज रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ। इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि लॉ के हिसाब से रिक्वायरमेंट सारे कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट की ये है कि दोनों पार्टी एक दूसरे के साथ गुड फेथ में डील करे और फ्रॉड या डिसीट, धोखा वोखा ना करे। उसके बाद में एक इसमें जो सेलर की लीगल ड्यूटी है, वो सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है उसकी डिटेल बायर को डिस्क्लोज करने का ड्यूटी उसकी नहीं है। उसको बोलते हैं इवेट एम्प्टर, लेट द बायर बिवेयर। तो इसको अपन कर लेंगे अंडरलाइन। कहाँ गया रे भाई, ये रहा। ये किताब सबके पास है ना? ये 1 नंबर फ्री का पकड़ो, ये वाला। जी सर। ठीक है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो। और इसके हिसाब से ये कि सेलर कैन नॉट डेलिबरेटली मिसलीड, मतलब वो डेलिबरेटली ये कह के नहीं बेच सकता कि ये प्रोडक्ट कुछ और है, वो तो धोखे में आ गया। लेकिन जो भी गुड्स या सर्विसेज ले रहा है, वो क्या चीज खरीद रहा है, उसको चेक करने की जिम्मेदारी बायर की है। भाई सेलर जो है वो गलत कह के नहीं बेचेगा, लेकिन माल अच्छा है कि नहीं ये खरीदने वाले को चेक करना है। इस रूल को बोलते हैं केवेट एम्प्टर। ठीक है, ये वर्ड आपके अवश्य आएगा इसके अंदर। इसका मतलब है लेट दी बायर बिवेयर, मतलब सब बायर को ध्यान रखना है कि वो क्या चीज खरीद रहा है। वो उससे पूछ सकता है कि भाई इसमें क्या है क्या नहीं है, बट वो चला के नहीं बताएगा कि इस माल की क्वालिटी क्या है, वो उसको खरीदने वाले को ध्यान रखनी है। लेकिन वो मिसलीड नहीं कर सकता सेलर। ठीक है, तो एक तो इसको आप अंडरलाइन करो। उसके बाद में जब इंश्योरेंस की बात आती है, तो सारे जो इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट हैं वो बहुत अलग अलग फील्ड से आते हैं। किसी को कपास की फैक्ट्री का इंश्योरेंस कराना है, किसी को मोटरसाइकिल का कराना है, किसी को बंगले का कराना है। तो उसमें जो प्रपोजर होता है, मतलब जिसको जो इंश्योरेंस प्रपोज कर रहा है, मतलब जो इंश्योरेंस खरीद रहा है कस्टमर, उसको तो सारी चीज पता होती है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी को बहुत कम नॉलेज होती है। तो ऐसे केसेस में सारे जो फैक्ट्स है, रिस्क है, वो डिस्क्लोज करने की ड्यूटी प्रपोजर की है, मतलब कस्टमर की है, कि भाई इसमें ये फायदा है और ये नुकसान है, और ये नुकसान होने के चांसेस है, मतलब ये पेरिल हो सकते हैं। रिस्क इंस्पेक्शन बाय इंश्योरर इज नॉट फिजिबल इन ऑल सर्कमस्टांसेस। रिस्क इंस्पेक्शन किस लिए कराते हैं? ताकि अपने को पता चल सके कि जो अपन पॉलिसी दे रहे हैं उसमें, जैसे फैक्ट्री की पॉलिसी दे रहे हैं, तो उस फैक्ट्री में सब कुछ सही है कि नहीं, वहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि केमिकल का ब्लास्ट होने के या बॉयलर का ब्लास्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। उसको रिस्क इंस्पेक्शन बोलते हैं। तो वो भी हर जगह पॉसिबल नहीं होता है और कई जगह वो कॉस्टली भी होता है। इवन इंस्पेक्शन कराने के बाद भी अंडरराइटर जो है वो कस्टमर से दी हुई इंफॉर्मेशन के ऊपर ही रिलाय करके और उसके बाद में इंश्योरेंस ऑफर करता है, जो भी रेट होती है। इसीलिए दोनों पार्टियों को इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में बराबर नॉलेज का स्टेटस मिलना चाहिए। इसीलिए लॉ एक बनाया गया है, अटमोस्ट गुड फेथ। इसमें क्या है कि बायर, मतलब इंश्योरेंस जो खरीद रहा है, वो सारी रिस्क और जो भी चीज का इंश्योरेंस करा रहा है उसके बारे में सारी जो जानकारी है वो एकदम करेक्ट अंडरराइटर को देगा। अंडरराइटर की भी ड्यूटी है कि जो भी वो रेट वगैरह लगा रहा है, जो भी उसको प्रपोजल ऑफर कर रहा है,
कि भाई इतने रुपए में तुम्हारा इतना आईडीवी का कर दूंगा, वो भी सारी जानकारी उसको जो है डिस्क्लोज करेगा कस्टमर को। इसके अंदर हायर ड्यूटी ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ ऑन द पार्टीज टू एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। हायर ड्यूटी क्यों है? क्योंकि सब्जेक्ट मैटर की जानकारी अंडरराइटर को कम होती है और जिसकी खुद की फैक्ट्री है या जिसकी खुद की गोडाउन है उसको ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे ये वाला वर्ड अपन अंडरलाइन करेंगे, एक और फ्री का नंबर, उबेरिमा फाइट्स। ये फ्रेंच वर्ड है। उबेरिमा फाइट्स का मतलब क्या होता है? नीचे आपको अटमोस्ट गुड फेथ की डेफिनेशन दे देंगे, या फिर ये लिख देंगे कि इनमें से उबेरिमा फाइट्स कौन सा है, और नीचे 6 प्रिंसिपल दे देंगे, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट दे देंगे, कंट्रीब्यूशन दे देंगे, और एक अटमोस्ट गुड फेथ दे देंगे। तो उसमें उबेरिमा फाइट्स में आपको अटमोस्ट गुड फेथ वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो ये भी जज साहब ने भी सेम चीज कही है कि अंडरराइटर को पता नहीं होता, कस्टमर को पता होता है, तो कस्टमर की ड्यूटी है कि वो उसको सारे मटेरियल फैक्ट बताए। ये भी सेम चीज है। Utmost good faith and duty of disclosure. The duty of utmost good faith can be defined as positive duty to voluntarily disclose accurately and fully all material facts to a risk being proposed, whether asked for them for or not. ये भी अपन अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि उबेरिमा फाइट्स का क्या मतलब होता है वो पूछ लेंगे और आपको ये डेफिनेशन दे देंगे। तो उबेरिमा फाइट्स और कुछ नहीं है, अटमोस्ट गुड फेथ ही है। इसमें डेफिनेशन के हिसाब से क्या, अ पॉजिटिव ड्यूटी मतलब उसको बतानी ही है। वॉलंटरीली डिस्क्लोजर, वॉलंटरी मतलब चाहे उसने पूछा ना पूछा, उसको जानकारी देनी है, एक्यूरेटली देनी है, फुल्ली देनी है, सारे मटेरियल फैक्ट की जानकारी देनी है, जो भी रिस्क बीइंग प्रपोज, जो इसका भी इंश्योरेंस वो कवर लेना चाहता है, चाहे वो पूछा गया हो चाहे ना पूछा गया हो। ये ड्यूटी किसकी होगी? कस्टमर की। और उसी तरह अंडरराइटर को भी चाहे पूछा गया हो ना पूछा गया हो, वो अपने प्रपोजल फॉर्म में जो भी रेट लगा रहा है, जो कवरेज दे रहा है, वो उसको पूरी तरह से डिस्क्लोज करेगा इंश्योर्ड को कि भाई मैं ये कवरेज दे रहा हूँ, ये नहीं दे रहा हूँ। ये ड्यूटी जो है केवल मटेरियल फैक्ट पे अप्लाई नहीं होती है, बल्कि अगर उसको कोई जानकारी है, जैसे कि वो रात को कुछ दूसरे बिजनेस भी वहां पे चलाता है उसी फैक्ट्री में, तो उसकी जानकारी भी उसको देनी ही है। खाली जो रिस्क कवर ले रहा है उसके अलावा भी अगर किराए पे देता है वो, मान लो बिल्डिंग, तो उसको वो भी जानकारी अंडरराइटर को देनी है। ये तुम्हारा तीसरा क्वेश्चन एक और आ गया, ये वाला, इसको वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे मार्क कर लो। मटेरियल फैक्ट क्या होता है? और मटेरियल फैक्ट हैज बीन डिफाइंड एज विच वुड अफेक्ट द जजमेंट ऑफ अ प्रूडेंट अंडरराइटर। जो अंडरराइटर है उसके जजमेंट को इफेक्ट कर सके ऐसा फैक्ट, वेदर टू एक्सेप्ट रिस्क और नो, चाहे कि उसको ये बीमा करना चाहिए या नहीं, एट वाट रेट, किस रेट पे करना चाहिए, किस प्रीमियम पे करना चाहिए, और किस टर्म्स कंडीशन पे करना चाहिए। इन चीजों को जो अफेक्ट कर रहा हो वो एक मटेरियल फैक्ट है। तो क्वेश्चन आपका ऐसा आएगा कि व्हाट इज द मटेरियल फैक्ट, नीचे डेफिनेशन होगी, तो ये वाला आपको याद करके जाना। ये भी वो ये लीगल डेफिनेशन है, ये भी आ सकती है। एज पर मरीन एक्ट है ये, तो यहाँ पे अपन मरीन एक्ट को ब्रैकेट में ले लेंगे। एवरी सर्कमस्टांसेस प्रूडेंट, लगभग लगभग सेम ही है, तो तुम समझ जाओगे। समझ गए ना मटेरियल फैक्ट क्या है? जैसे कि एग्जांपल दिया, फायर में कंस्ट्रक्शन कैसा है, नेचर ऑफ ऑक्यूपेंसी कैसी है, नेचर ऑफ गुड्स कैसा है, हैजार्डियस है, एक्स्ट्रा हैजार्डियस है। नेचर ऑफ ऑक्यूपेंसी का मतलब हो गया कि उस बिल्डिंग में क्या काम होता है, रेजिडेंस है, शॉप है, फैक्ट्री है। फैक्ट्री है तो किसकी है? केमिकल की है, जूट की है।
मरीन में क्या होता है? मटेरियल फैक्ट, मेथड ऑफ पैकिंग, इन बैग, वेदर सिंगल गनी बैग, डबल गनी बैग, नेचर ऑफ गुड्स, मशीनरी है, सेकंड हैंड है, नई है, कैरियज ऑफ गुड्स, बैग कैसा है, नॉर्मली कैरी किया जाएगा, टाई करके कैरी किया जाएगा, ब्रैकेट लगाए जाएंगे, शिप का नाम क्या है, कहाँ से कहाँ जाएगा, डिटेल ऑफ वोयज, वोयज का मतलब है रूट, वोयज का मतलब है यात्रा, कि ये जयपुर से होके लखनऊ जाएगी, तो वो जयपुर टू लखनऊ वोयज है, ठीक है ना। मरीन इंश्योरेंस में इसको वोयज बोलते हैं। कौन से पोर्ट से निकलेगा, कहाँ पे जाएगा। मोटर में क्या है? टाइप ऑफ व्हीकल, प्राइवेट, कमर्शियल, सीसी, गुड्स व्हीकल है, कैरिंग कैपेसिटी, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरर, ये सब और भी हैं, बट ये एग्जांपल दिए मटेरियल फैक्ट के। जनरल में अगर किसी और से उसने बीमा लिया था और उसने मना कर दिया तो वो बताना है। प्रीवियस क्लेम है तो वो बताना है। एक्सेप्टेड मटेरियल फैक्ट्स, एक्सेप्टेड क्या है? इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक इंक्वायरी बाय अंडरराइटर्स, मतलब जो प्रपोजल फॉर्म होता है उसमें अंडरराइटर्स ने कोई सवाल नहीं पूछा, द प्रपोजर हैज नो ऑब्लिगेशन टू डिस्क्लोज द फॉलोइंग फैक्ट्स। तो अंडरराइटर ने अगर प्रपोजल फॉर्म में कोई सवाल नहीं डाले हैं, या इंश्योरेंस करते समय कुछ सवाल नहीं पूछे हैं, तो वो एक्सेप्टेड है, मतलब वो नहीं बताए तो भी चलेगा। तो प्रपोजल के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, इस तरह के फैक्ट्स अगर पूछे जाए तो ही वो बताएगा, नहीं तो नहीं बताएगा तो भी चलेगा। फैक्ट्स विच डिमिनिश द रिस्क, ऐसे फैक्ट जिससे रिस्क कम होती है वो बताना जरूरी नहीं है, वो अगर पूछे तो ही कुछ आएगा, वो अगर पूछे तो ही बताने हैं। बाकी जिन फैक्ट से रिस्क कम हो रही है वो अंडरराइटर ना पूछे और ये ना बताए तो भी चलेगा। फैक्ट विच आर नोन और प्रिज्यूम टू बी नोन टू द इंश्योरर, ऐसे फैक्ट जो इंश्योरेंस कंपनी को पता ही होने चाहिए पहले से ही, वो फैक्ट अगर कस्टमर ना बताए तो भी चलेगा। जैसे कि एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज स्केल राइट्स, दंगे होने की संभावना, अब वो कॉमन सेंस है, उसको मालूम होना चाहिए। ऑर्डिनरी कोर्स में जो प्रॉब्लम्स आती है, जैसे मोटर इंश्योरेंस है तो इसमें एक्सीडेंट एक नॉर्मल प्रॉब्लम है, तो वो अगर नहीं बताएगा कस्टमर तो भी कस्टमर के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। ऐसे फैक्ट जो कि इंडस्ट्री से समझे जा सकते हैं वो भी बताना कोई जरूरी नहीं है, जैसे प्लास्टिक इंडस्ट्री में क्या क्या रिस्क होते हैं वो अंडरराइटर को पता होने चाहिए। मैटर ऑफ लॉ, कानून के हिसाब से जो इफेक्ट पड़ते हैं बिजनेस पे वो बताना कोई जरूरी नहीं है, जैसे कि उस एरिया में म्युनिसिपल रेगुलेशन क्या है, एक्सप्लोजिव के, पटाखों के, ये अपने आप इंश्योरेंस कंपनी को पता होना चाहिए। तो कानूनी लफड़े कस्टमर को बताने का ऑब्लिगेशन नहीं है। ऐसे फैक्ट जिनका आंसर दिया है बट वो आंसर अधूरा है और फिर भी पॉलिसी बना दी है अंडरराइटर ने, तो उसका ऑब्लिगेशन कस्टमर का नहीं है। वो अंडरराइटर को जब वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर रहा था तब उसको देखना चाहिए कि इसने क्वेश्चन अधूरा दिया है, वापस क्वेरी करनी चाहिए थी। जब सर्वेयर इंश्योर इंश्योरर का सर्वेयर मतलब इंश्योरेंस कंपनी का सर्वेयर जब इंस्पेक्शन कर रहा है, रिस्क इंस्पेक्शन, उस समय प्रपोजल फॉर्म में जो डिटेल्स दी हुई है वो चेक होनी चाहिए। जैसे कि प्रपोजर एक फ्रेज डाल देता है, सी योर रिकॉर्ड, जिसकी जगह उसको पूरी क्लेम हिस्ट्री देनी चाहिए, तो वो या तो सर्वेयर को मांगनी चाहिए, इंश्योरेंस कंपनी को मांगनी चाहिए।
रिस्क इंस्पेक्शन क्या होता है? जहां पे भी प्रीमाइसेस, मतलब सब्जेक्ट मैटर की प्रीमाइसेस बोल रहा है, जिसका इंश्योरेंस करना है उसकी, उस चीज की प्रीमाइसेस have been inspected or surveyed by insurers before acceptance of risk, it is their duty to ascertain material facts which are clearly visible or reasonable surveyor would inquire about. तो जहाँ पे भी वो रिस्क इंस्पेक्शन कराते हैं वहाँ पे मटेरियल फैक्ट जो हैं, जो दिख रहे हैं उनको, उसके बारे में क्वेश्चन करना या उनको समझ लेना इंश्योरेंस कंपनी की ड्यूटी है, या फिर सर्वेयर जो है वो उसके बारे में इंक्वायरी करके इंश्योरेंस कंपनी को बताएगा। इसके लिए अपन इंश्योर्ड को पिनलाइज नहीं कर सकते कि भाई वहां पे अगर मान लो कि केमिकल फैक्ट्री है, वहां पे कपास भी रखा हुआ है, तो वो सर्वेयर पूछ के बताएगा, या फोटो है तो इंश्योरेंस कंपनी पूछेगी। उसके लिए आप कस्टमर को नहीं बोल सकते कि ये सामने चीज पड़ी थी जब आपके इंस्पेक्शन हो रहा था और अब आप कह रहे हो कि हमें बताया नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। हाउएवर, अगर कस्टमर ने डेलिबरेटली कोई चीज छुपाई है इंस्पेक्शन के दौरान, तो फिर अटमोस्ट गुड फेथ का ब्रीच माना जाएगा। ड्यूटी ऑफ एजेंट, एजेंट की ड्यूटी भी सेम टू सेम है। जिस तरह कस्टमर को सारे फैक्ट बताने चाहिए, उसी तरह एजेंट को भी सारे फैक्ट इंश्योरेंस कंपनी को बताने होते हैं। बराबर की ड्यूटी है उसकी। अगर उसको पता है कि ये गाड़ी पहले से एक्सीडेंट है या इस फैक्ट्री में ये वाला रिस्क है, तो जबरदस्ती उसका बीमा नहीं कराएंगे, है ना राहुल शर्मा जी? किसकी तरह नहीं कराएंगे? कौन से है वो हमारे एजेंट? हमारे राहुल शर्मा जी के भी एक एजेंट है, उनको मालूम होता है कि हार्ट अटैक का ऑपरेशन कराना है, फिर भी वो हार्ट अटैक वाली पॉलिसी करा देते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। तो वैसा भी नहीं करना है एजेंट को, ये एजेंट की भी ड्यूटी है। सही है। काबरा जी की तरह नहीं करना है। ये जो मैंने आपको बताया वही सेम चीजें पेचीदा तरीके से लिखी हुई है, तो जो भी उस कस्टमर को या एजेंट को पता है तो उसको अंडरराइटर को कम्युनिकेट करना है। ये जो भी मटेरियल फैक्ट है वो अश्योर्ड, मतलब कस्टमर बाउंड है डिस्क्लोज करने के लिए, चाहे उसकी नॉलेज में पहले आए या बाद में आए, या फिर उसको एजेंट को बताना है, एजेंट जो है बीमा कंपनी को बता देगा। अब एजेंट के फंक्शन क्या होते हैं? वैसे एक क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन ब्रोकर के लिए जो रूल्स हैं उसके नाम तो अपने को याद होना चाहिए। डेवलपमेंट अथॉरिटी इंश्योरेंस ब्रोकर रेगुलेशन 2002, इसको अपन अंडरलाइन कर लेंगे। फंक्शन क्या है ब्रोकर या एजेंट के? फंक्शन क्या है? ऑब्टेनिंग डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ क्लाइंट बिजनेस, क्लाइंट की क्या बिजनेस है और क्लाइंट की रिस्क मैनेजमेंट फिलोसॉफी क्या है, मतलब जब इंश्योरेंस नहीं होता तो क्लाइंट ने क्या क्या मेजरमेंट ले रखे हैं जिससे उसका नुकसान ना हो, उसकी डिटेल लेनी है एजेंट को। क्लाइंट के बिजनेस से और अंडरराइटिंग इंफॉर्मेशन से खुद को फैमिलियर करना है एजेंट को, कि कैसा क्या चीज का इंश्योरेंस करवाना चाह रहा है क्लाइंट, उसके बारे में फैमिलियर करना है और वो इंश्योरेंस कंपनी को बताना है। जो भी डिटेल्स इंश्योरेंस कंपनी ने मांगी है ताकि वो रिस्क को एसेस कर सके। अब यहाँ पे रिस्क एसेसमेंट का मतलब है जो उसको पॉलिसी दे रहे हैं उसकी कीमत वगैरह असेसमेंट करने का, तो उसकी सारी जो जानकारी है वो अंडरराइटर को देनी है। ड्यूरेशन ऑफ डिस्क्लोजर, एक नंबर इसमें से भी आता है, मैं बता देता हूँ कहाँ से आता है। ये वाला, ये पैराग्राफ को पूरा आप अंडरलाइन कर लो, इंपॉर्टेंट कर लो, जैसे भी कर लो। द ड्यूटी ऑफ डिस्क्लोजर अराइज थ्रू द एंटायर पीरियड ऑफ नेगोशिएशन, जब प्रपोजल फॉर्म भर के कस्टमर ने दे दिया और बीमा कंपनी वापस उस पर रेट लगा के कस्टमर को बोल रही है कि हम इतने रुपए में इंश्योरेंस कर देंगे, कस्टमर बोल रहा है मेरे को और डिस्काउंट दो, तब तक ये ड्यूटी ऑफ डिस्क्लोजर ओपन रहता है। मतलब
अगर कोई चीज कस्टमर को उसके बीच में पता चलती है तो भी बतानी है। और कब सीज हो जाता है, जब एक प्रपोजल फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया गया है इंश्योरर द्वारा, इंश्योरर ने एक्सेप्ट कर लिया है प्रपोजल फॉर्म कि चलो हम बीमा कर देंगे, एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज कंक्लूडेड बाय द इश्यू ऑफ कवर नोट या पॉलिसी, और कवर नोट बन गया। एक्सेप्ट करने का मतलब है कवर नोट बन गया। तो कवर नोट बनने के बाद में ड्यूटी ऑफ डिस्क्लोजर खत्म हो जाता है कस्टमर का, अनटिल अनलेस उसमें कोई चेंज नहीं है। जैसे कि आपने गाड़ी ली, जब आपकी पेट्रोल गाड़ी थी आपने बता दिया, जैसे आपका बीमा हुआ आपकी ड्यूटी खत्म हो गई, ड्यूटी ऑफ डिस्क्लोजर। लेकिन अगर आपने उसमें सीएनजी लगवाया तो वापस से आपकी ड्यूटी बनती है कि आप इंश्योरेंस कंपनी को बताओ। अब ये ड्यूटी रिवाइव कब होती है, वापस कब जागती है? वापस जागती है एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल। जनरली एनुअल कॉन्ट्रैक्ट 1 साल के होते हैं। रिन्यूअल जो होते हैं वो फ्रेश पॉलिसी मानी जाती है, इसीलिए इंश्योर्ड को वापस से मटेरियल फैक्ट उस समय डिस्क्लोज करने होते हैं। ये जो ड्यूटी है वो पॉलिसी के बीच में भी आ सकती है जब कोई अल्टरेशन हो। ठीक है, अल्टरेशन मतलब अगर उसने फैक्ट्री में काम चेंज किया है, पहले लकड़ी का करता था आप कुछ और कर दिया है, या फिर गाड़ी में सीएनजी लगाया है, तो उस हिसाब से अंडरराइटर डिसाइड करेगा कि भाई टर्म्स एंड कंडीशन चेंज करनी है, कुछ प्रीमियम एक्स्ट्रा लेना है नहीं लेना है। ये जो ड्यूटी है वैसे तो ये अपने आप ही लागू होती है, इसके लिए कहीं कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बट कहीं कहीं पे ये लिखी हुई भी दिखती है एक्सप्रेस कंडीशन के रूप में। दो तरह की कंडीशन होती है, इम्प्लाइड और एक्सप्रेस। एक्सप्रेस कंडीशन वो है जो पॉलिसी में लिखी हुई होती है। फॉर एग्जाम्पल, personal accident policy usually provide that insured shall give immediate notice to insurer of his change in name, residence, occupation, and shall also give notice before any renewal of the policy of injury, disease, physical defect, infirmity which has become cognizant। मतलब ये पॉलिसी के अंदर ये कंडीशन डाली होती है कि इंश्योर्ड जो है वो इमीडिएट इन सब चीज़ों के लिए, नाम चेंज है, रेजिडेंस चेंज है, काम उसने बिजनेस अपना चेंज किया है, तो उसकी जानकारी तुरंत ही बीमा कंपनी को देगा, चाहे वो पॉलिसी चालू हो चाहे रिन्यूअल हो। फायर पॉलिसी के अंदर भी एक कंडीशन है कि इसी तरह की कि ट्रेड, मैन्युफैक्चर और नेचर ऑफ ऑक्यूपेशन ऑफ प्रीमाइसेस, इन सबके नोटिफिकेशन वो एंडोर्समेंट के थ्रू कराएगा। अगर नहीं कराता है तो इंश्योरेंस सीज टू अटैच। रिप्रेजेंटेशन एंड वारंटीज, ये समझ के जाओगे तो ही इसका आंसर दे पाओगे, रट के जाओगे तो ये भेड़िया हो जाएगा। रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? कोई भी चीज आपने इंश्योरेंस कंपनी को बताई या इंश्योरेंस कंपनी ने आपको बताई, वो रिप्रेजेंटेशन है। वो रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। ये कब माना जाता है रिप्रेजेंटेशन? ड्यूरिंग द नेगोशिएशन ऑफ फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अगर आपको क्वेश्चन पूछा कि आपकी गाड़ी महीने में कितनी चलती है, आपने बोल दिया मेरी तो 90 किलोमीटर चलती है, तो वो एक रिप्रेजेंटेशन है। ये रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। कुछ इसमें से रिप्रेजेंटेशन मटेरियल फैक्ट के बारे में भी हो सकते हैं, कुछ मटेरियल फैक्ट के लिए नहीं भी हो सकते हैं। अगर वो मटेरियल फैक्ट के बारे में रिप्रेजेंटेशन है तो वो बिल्कुल ट्रू होना चाहिए, एज पर इंश्योर्ड। इंश्योर्ड की जानकारी में एकदम ट्रू होना चाहिए। वारंटीज क्या होती है? वारंटीज ऐसी टर्म्स कंडीशन होती है जिनको कि कंप्लाई अपने को एज इट इज करना ही है। अगर वारंटी कंप्लाई नहीं होती है तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड माना जाता है। मतलब ये ऐसी शर्तें होती है, एक तो टर्म्स एंड कंडीशन हो गई, पॉलिसी के अंदर जो कंडीशंस लिखी होती है वो हो गई, एक ये वारंटीज हो गई। तो पॉलिसी में कई बार लिखते हैं इम्प्लाइड वारंटी भी होती है और एक्सप्रेस वारंटी भी होती है। इम्प्लाइड वारंटी मतलब जैसे आपका अटमोस्ट गुड फेथ हो गया, ये इम्प्लाइड वारंटी है, इसको कहीं लिखने की जरूरत नहीं है कि भाई, क्योंकि ये बेसिस है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के और इंटरनेशनली ये लॉ है। तो
तो आपने चाहे उसको लिखा नहीं लिखा, पर अटमोस्ट गुड फेथ हो गया, इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो गया, ये वारंटी इम्प्लाइड वारंटी है, ये लागू होगी होगी, चाहे पॉलिसी में लगी लिखी हुई है चाहे नहीं। एक्सप्रेस वारंटी जो पॉलिसी में लिखी हुई है, जैसे कि वारंटेड सब्जेक्ट टू ड्राइवर क्लॉज, तो ड्राइवर क्लॉज उसमें सही से कंप्लाई होना ही चाहिए, नहीं तो क्लेम आपका नहीं मिलेगा। वारंटी इज अ प्रॉमिस subsidiary to the main contract. A breach of would leave the aggravated party with the right to sue for damage only. वारंटी जो है एक प्रॉमिस है सब्सिडरी टू मेन कॉन्ट्रैक्ट, मेन जो बीमा पॉलिसी है उसके लिए एक प्रॉमिस है। वारंटी इन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑन अदर हैंड आर फंडामेंटल कंडीशन। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वारंटी क्या है? फंडामेंटल कंडीशन है। फंडामेंटल का मतलब बेसिक कंडीशन, which go to the root of the contract and allow the aggravated party to repudiate the contract. Repudiate the contract बोला है इसने। कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है? इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ खाली क्लेम की बात नहीं हो रही है, अगर वारंटी ब्रीच होती है तो पूरा पॉलिसी को वो मना कर सकते हैं। अ वारंटी इज एन अंडरटेकिंग बाय इंश्योर्ड। वारंटी इंश्योर्ड का अंडरटेकिंग है। किस चीज का? समथिंग शैल बी डन, कि मैं ये करूंगा। समथिंग शैल नॉट बी डन, मैं ये नहीं करूंगा। सर्टेन स्टेट, ये मेरी चीज इस जगह है। सर्टेन स्टेट फैक्ट डज नॉट एक्सिस्ट, ये चीज मेरे यहाँ पे नहीं होगी। मतलब सपोज करो कोई फैक्ट्री है, उसके अंदर इसने बोला फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं, या उसने बोला मैं भविष्य में भी चौकीदार नहीं रखूंगा, तो ये हो गया कि सर्टेन फैक्ट डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये भविष्य में भी नहीं होगा। These warranties are imposed usually for following reason. किस लिए लगाई जाती है? गुड हाउस कीपिंग, ताकि वो अपने सब्जेक्ट मैटर को, जैसे गाड़ी है, फैक्ट्री है, उसको अच्छी तरह संभाल के ही काम ले। अगर वारंटी नहीं होगी तो कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो जाएगा, कोई भी लॉस आएगा उसको पे करना पड़ेगा, तो वो अब फिक्र करना छोड़ देगा, बेफिक्रा हो जाएगा। जैसे कि फायर इंश्योरेंस में ट्रेड वेस्ट जो है हर रात को खाली करते हैं वो लोग, अगर वारंटी नहीं होगी तो वो लोग नहीं करेंगे और यही सोचेंगे कि यार बीमा कंपनी में अपने को नुकसान मिल ही जाएगा। बर्गलरी में बर्गलर अलार्म सिस्टम जो है वो वारंटी में आता है, तो वो लगाएगा ही लगाएगा, नहीं लगाएगा तो उसको क्लेम नहीं मिलेगा। इसीलिए गुड हाउस कीपिंग मतलब अच्छी प्रैक्टिसेस के लिए ये वारंटीज बीमा पॉलिसी में लगाई जाती है। टू एंश्योर दैट सर्टेन फीचर्स ऑफ हायर रिस्क आर नॉट इंट्रोड्यूस, ये एंश्योर करने के लिए कि हायर रिस्क के जो फीचर्स हैं वो ना हो, जैसे कि मिसयूज ना कर सके। जैसे कि वारंटी ड्राइवर क्लॉज की लगाई है, तो ड्राइवर क्लॉज की वारंटी क्या है कि जिसके पास डीएल होगा वही गाड़ी चलाएगा, तो ये हायर डिग्री ऑफ रिस्क उसने कम कर दिया। कैसे किया कि अगर ये वारंटी नहीं होगी तो वो 5 साल के 10 साल के बच्चे को भी गाड़ी दे देगा, 15 साल के बच्चे को भी गाड़ी दे देगा, उसको गाड़ी चलाने आती नहीं है, केपेबल नहीं है, तो गाड़ी ले जाके एक्सीडेंट कर देगा। जिसके पास लाइसेंस है ये माना जाता है कि भाई लाइसेंस है तो उसका गवर्नमेंट ने टेस्ट लेके लाइसेंस दिया है तो उसको गाड़ी चलानी आती है। ऐसा कोई आदमी गाड़ी नहीं ड्राइव कर रहा जिसको गाड़ी नहीं चलानी आती है, तो यहाँ पे उसने हायर रिस्क जो है एलिमिनेट कर दिया। दूसरा एग्जांपल इन्होंने क्या दिया, वेयर नो हैजार्डियस गुड्स वर स्टोर्ड एंड देयरफॉर नॉट चार्ज फॉर फायर इंश्योरेंस। जैसे कि एक एग्जांपल है कि वारंटी उसने लगाई कि यहाँ पे हैजार्डियस गुड्स नहीं रखे जाएंगे, क्योंकि अगर हैजार्डियस गुड्स रखेगा तो सपोज करो वो 10 रुपये प्रीमियम लेता है, अभी उसने उस फायर पॉलिसी का 2 रुपये प्रीमियम दिया है, लेकिन उसमें वारंटी डाली है कि भैया 2 रुपये प्रीमियम में तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ पे हैजार्डियस गुड्स नहीं रखोगे, तो इस वारंटी के चलते वो कभी भी हैजार्डियस गुड्स वहां पे नहीं रख सकता। अगर रखेगा तो उसकी पॉलिसी नल एंड वॉइड मानी जाएगी। अब यहाँ नीचे है रिप्रेजेंटेशन एंड वारंटी, इनके बीच में क्या फर्क होता है? रिप्रेजेंटेशन नीड्स टू बी सब्सटेंशियली करेक्ट, मतलब लगभग करेक्ट होने चाहिए रिप्रेजेंटेशन। वारंटी मस्ट बी स्ट्रिक्टली एंड लिटरली कंप्लाइड, वारंटी जो होती है वो स्ट्रिक्टली कंप्लाई होनी चाहिए, मतलब जैसी है, जैसी वारंटी लिखी हुई है, जैसे डीएल क्लॉज है लिखा हुआ है
कि भाई उसके अंदर लाइसेंस होना चाहिए, मतलब होना ही चाहिए। वो अगर नहीं है ना तो आपकी पॉलिसी भी खारिज कर सकती है बीमा कंपनी। तो वारंटी जहां पे भी ब्रीच होगा वहां पे क्लेम रेपुडिएट ही होगा। रिप्रेजेंटेशन में चाहेंगे तो वो थोड़ा बहुत उनके ऊपर है, अंडर राइटर के ऊपर काट के दें या अलाउ भी कर दें। और ब्रीच ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी मटेरियल टू अलाउ रेपुटेशन। अगर रेपुटेशन आप रिप्रेजेंटेशन पे कर रहे हो तो तो जो रिप्रेजेंटेशन है वो मटेरियल होना चाहिए, तो ही आप रेपुडिएट कर सकते हो पॉलिसी को या क्लेम को। लेकिन अगर कोई वारंटी है, चाहे वो मटेरियल है या नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने वारंटी का ब्रीच किया है तो आपका अंडरराइटर जो है पॉलिसी नल एंड वॉइड कर सकता है। डू नॉट नॉर्मली अपीयर ऑन द पॉलिसी। रिप्रेजेंटेशन नॉर्मली पॉलिसी के ऊपर प्रिंटेड नहीं होते हैं। वारंटीज जो इम्प्लाइड वारंटीज होती है, नहीं एक्सप्रेस वारंटी होती है, वो पॉलिसी के ऊपर रिटर्न होती है। एक्सेप्ट इम्प्लाइड वारंटीज, इम्प्लाइड वारंटी जो होती है वो लिखी हुई नहीं होती है। वारंटीज आर डेल्ट विद इन द, वारंटीज का आगे इन्होंने बताया है। वारंटी का फीचर क्या है कि वो स्ट्रिक्टली और लिटरली कंप्लाई होनी चाहिए, मतलब उनका पालन होना चाहिए स्ट्रिक्टली, जैसी वो लिखी हुई है। वारंटी का ये फीचर है। और ये जो एस्पेक्ट है, ये जो एंगल है, वो अटमोस्ट गुड फेथ के फॉर्म में भी रेलेवेंसी रखता है जब अपन प्रपोजल फॉर्म करते हैं। प्रपोजल फॉर्म कैसे डिजाइन किए जाते हैं कि सारे मटेरियल फैक्ट अपने को अंडर राइटर को जानने को मिल जाए। तो हर फॉर्म जो है अलग अलग डिक्लेरेशन होता है। तो डिक्लेरेशन में भी उसने वारंटी दी है। जैसे कि अपन कोई क्लेम फॉर्म लेते हैं, क्लेम फॉर्म के अंदर भी लिखा होता है ना, देखो अभी बताता हूँ आपको, कोई सा भी ले लो। क्लेम फॉर्म कहाँ गया भाई, ये सपोज करो ये क्लेम फॉर्म है, ये देखो, ये इसने यहाँ पे ये आई डू एग्री फलाना डिमगड़ा डिमगड़ा एग्री, यहाँ पे कुछ भी मैंने फॉल्स फ्रॉडुलेंट नहीं किया है। तो ये उसने यहाँ पे साइन करके कस्टमर देता है, तो ये क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन हो गया कि भाई मैंने जो भी दिया है ये एकदम सत्य है, फलाना दिख रहा है। ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। वारंटी क्या हो गई, जैसे ड्राइवर्स क्लॉज हो गया आपका, और एनसीबी हो गया। इनका अगर आपने ब्रीच वगैरह किया है तो आपकी पूरी पॉलिसी भी वो उड़ा सकता है। ये जैसे इसने, ये देखो वापस वही दिया ना, वर्डिंग ऑफ डिक्लेरेशन मे बी बट टिपिकली डिक्लेरेशन वर्डेड एज फॉलो, आई हियर बाय वारंट दैट। तो प्रपोजल फॉर्म के अंदर ऐसी चीज अगर कस्टमर ने लिख के दी है तो वो उसको कंप्लाई करनी ही करनी है। आई वी हियर बाय वारंट दैट अबव स्टेटमेंट या पर्टिकुलर आर ट्रू एंड कंप्लीट। मतलब जो प्रपोजल फॉर्म मैंने भरा है वो एकदम ठीक है, और उसके अंदर उसने एनसीबी गलत भर दी, तो ये वारंटी हो गई, वारंटी का ब्रीच हो गया। इसका लीगल इफेक्ट क्या है कि इंश्योरेंस कंपनी जो है कभी भी कॉन्ट्रैक्ट को मना कर सकते हैं, चाहे वो फैक्ट मटेरियल है या नहीं है। इन अदर वर्ड्स इन्होंने क्या किया है कि प्रपोजल फॉर्म में जो रिप्रेजेंट किया था, प्रपोजल फॉर्म में जो जानकारी दी उसको बोलते हैं अपन रिप्रेजेंटेशन। उसको ये क्लॉज इन्होंने यहाँ पे साइन जो कराया, आई हियर बाय वारंट दैट अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, और नीचे साइन करा लिया, तो उन्होंने वो रिप्रेजेंटेशन को वारंटी के रूप में कन्वर्ट कर लिया। जैसे उसने बोला कि भाई मेरे फायर एक्सटिंग्विशर है और मेरी एनसीबी 20% है, तो वो उन्होंने वारंटी के रूप में बना लिया ये क्लॉज डाल के। इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यूटी ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ विच इज फार स्ट्रिक्टर देन कॉमन लॉ। तो ये कॉमन लॉ से ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है। अब अटमोस्ट गुड फेथ का ब्रीच होगा तो उसके बारे में समझते हैं। नॉन डिस्क्लोजर नहीं बताया है, मिस रिप्रेजेंटेशन गलत बताया है। ये दो अलग अलग
ब्रीच है अटमोस्ट गुड फेथ के। नॉन डिस्क्लोजर क्या होता है? जब पार्टी साइलेंट रहे, ना तो किसी ने पूछा ना उसने बताया। यूजुअली इनएडवर्टेंटली मतलब अनजाने में नॉन डिस्क्लोजर यूजुअली होता है। द इंटेंशनल सेपरेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट इज रिगार्डेड एज कंसीलमेंट। कंसीलमेंट क्या मतलब होता है? कंसीलमेंट का मतलब है छुपाया गया। तो अगर आपने इंटेंशनली कोई मटेरियल फैक्ट छुपाया जो आपको पता है, तो वो कंसीलमेंट होता है। जैसे कि आपका एक्सीडेंट हुआ है 3 तारीख को, लेकिन आपने बताया है 10 तारीख को, तो ये आपने जानबूझ के छुपाया, तो ये कंसीलमेंट है। नॉर्मली कंसीलमेंट को कैसे देखा जाता है? इंटेंट टू डिसीव, धोखा देने की एंगल से, या नियत, धोखा देने की नियत माना जाता है अगर कहीं पे कंसीलमेंट है तो। अब ये पैराग्राफ थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा। 1 नंबर इसमें से भी आ जाता है। मिस रिप्रेजेंटेशन में बी आइदर इनोसेंट और फ्रॉडुलेंट। अब इन दोनों में क्या फर्क है? जो मिस रिप्रेजेंटेशन है वो 2 तरह के हो सकते हैं, या तो इनोसेंट हो सकते हैं। इसमें रिप्रेजेंटेशन भी 2 तरह के हो सकते हैं, इनोसेंट भी हो सकते हैं, फ्रॉडुलेंट भी हो सकते हैं। इनोसेंट में कौन सा है? जैसे उसको खुद को भी नहीं पता था और उसने लिख दिया कि मेरी दीवार लगभग 3 फुट की है, अब एक्चुअल में 6 फुट की है, लेकिन उसको पता ही नहीं था, तो वो इनोसेंट भी हो सकते हैं। और जानबूझ के भी फ्रॉडुलेंट, फ्रॉड करने के हिसाब से मोड़ तोड़ के बताए हुए भी हो सकते हैं। तो जो ये रिप्रेजेंटेशन होते हैं, ये अंडर राइटर को चेक करके उसके जो रिप्रेजेंटेशन और फैक्ट है सब्सटेंशियली चेक करके करेक्ट है या नहीं, उसके हिसाब से अटमोस्ट गुड फेथ के अंदर लेके इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहिए। अब इनोसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन के आगे, इनोसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन रिलेट किससे करते हैं? इनएक्यूरेट स्टेटमेंट से। उसने उसमें ढंग से जानकारी नहीं दी, लेकिन उसका फ्रॉड करने का कोई इंटेंशन नहीं था। वो बता रहा है लेकिन वो गड़बड़ बता रहा है, आधी चीज बता रहा है क्योंकि उसको आधा ही पता है, या उसके लिखने की लैंग्वेज गड़बड़ है लेकिन वो छुपाना नहीं चाह रहा। ऐसे जो मिस रिप्रेजेंटेशन है वो इनोसेंट रिप्रेजेंटेशन होते हैं। फ्रॉडुलेंट मिस रिप्रेजेंटेशन कैसे हुआ? उसको मालूम था लेकिन उसने उस चीज को दूसरी चीज दिखाया, या उसको मालूम था उसने उस चीज को दबाया, ये फ्रॉडुलेंट मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो fraudulent misrepresentation relates to false statement made with an intention to deceive। fraudulent misrepresentation क्या है? एक गलत स्टेटमेंट है जो कि धोखा देने की भावना से दिया गया है। द इंश्योरर और मेड recklessly with the careless disregard of the truth। किसको धोखा देने के लिए? इंश्योरर को धोखा देने के लिए दिया गया है, या फिर बिल्कुल केयरलेस होके सच्चाई से परे लिख दिया गया है। चाहे उसको पता है या नहीं पता है, केवल डिस्काउंट लेने के लिए उसने वो चीज लिख दी कि हमारे यहाँ पे चौकीदार भी है, ये भी है। तो ये फ्रॉडुलेंट मिसरिप्रेजेंटेशन है। अब उसने जैसे कोई वर्ड काम ले लिया लगभग, तो वो इनोसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन है क्योंकि वो उसको खुद को भी पता नहीं। उसने लिख तो दिया लगभग 3 फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं, अब एक्चुअली में 2 हैं या 4 हैं उसको नहीं पता। तो ये इनोसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन है, मतलब वो छुपाना नहीं चाह रहा, बोल रहा है आपको फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं, लेकिन उसने लिख दिया लगभग। द अदर ब्रीचेज ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ रेंडर द कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल। दूसरे जो ब्रीच होते हैं अटमोस्ट गुड फेथ के, वो इंश्योरेंस पॉलिसी को वॉइडेबल बनाते हैं। वॉइडेबल वर्ड आपको समझना पड़ेगा। voidable contract remains valid until it is treated as void by aggravated party। एग्रीवेटेड पार्टी यहाँ पे कौन हो गया? इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि ब्रीच तो इंश्योर्ड ने किया। वॉइडेबल का मतलब है कि अब इसके वॉइडेबल जब एक कॉन्ट्रैक्ट होता है इंश्योरेंस का, तो उसके राइट्स इंश्योरेंस कंपनी के पास आ जाते हैं कि भाई आप इसको कैंसिल कर सकते हो।
उस स्टेज तक कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, वॉइड नहीं हुआ है। उसके बाद में वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कब तक वैलिड रहता है? जब तक एग्रीवेटेड पार्टी मतलब इंश्योरेंस कंपनी उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड नहीं कर देती। वॉइड का मतलब है खारिज, कैंसिल। तो अब यहाँ पे क्या होता है, इनोसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन है तो इंश्योरेंस कंपनी के पास ऑप्शन है कि वो रेपुडिएट कर दे कॉन्ट्रैक्ट या उसको चलने भी दे, तो यार भाई साहब आगे से मत करना, या फिर आप ये लोडिंग भर दो। लोडिंग का मतलब है एक्स्ट्रा प्रीमियम। फॉर एग्जाम्पल, इफ प्रपोजल रिप्रेजेंट दैट द गुड्स वर पैक्ड इन डबल गिनी बैग, यहाँ पे एक्चुअल में उसको पता लगा कि सिंगल गिनी बैग में पैकिंग की गई थी, तो द इंश्योरर मे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है। However, if the misrepresentation concerns a matter of belief or expectation, it does not affect the contract, provided it is made in good faith. जबकि मिसरिप्रेजेंटेशन अगर एक बिलीफ या एक्सपेक्टेशन का हिस्सा है, मतलब इंश्योरेंस कंपनी को भी एक्सपेक्टेशन थी कि ये डबल और सिंगल कभी कभी यूज करेगा, तो ये जो है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को अफेक्ट नहीं करता है। पर अगर ये स्ट्रिक्टली लिखा हुआ है तो इंश्योरेंस कंपनी चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द प्रपोजर स्टेट दैट द वेसल वाज एक्सपेक्टेड टू सेल ऑन पर्टिकुलर डे, कि भाई कोई वेसल मतलब जहाज, कोई जहाज है जो पर्टिकुलर डे पे समंदर में यात्रा करेगा, लेकिन उसने यात्रा उस दिन नहीं की, किसी और दिन की, लेकिन वो पॉलिसी जो है वो 1 साल के लिए है, तो एक्चुअल में वो यात्रा तो करने के लिए 365 दिन ही है। उसने लिखा था कि भाई यूजुअली मंडे को ये जयपुर से दिल्ली जाते हैं, अब उसने मंडे को नहीं ट्यूसडे को गया, तो उससे कोई चीज का फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसने 365 दिन की पॉलिसी ले रखी है। वॉइड और वॉइडेबल में एक और क्या फर्क है कि वॉइडेबल जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कोर्ट ऑफ लॉ में फोर्सेबल नहीं है ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट तभी तक रहता है जब इंश्योरेंस कंपनी ने कैंसिल नहीं किया है, तो उसके पीछे कुछ कारण होंगे, इसीलिए वो कोर्ट ऑफ लॉ में एस्टेब्लिश नहीं होता, क्योंकि ना तो उसके बाद या तो सबूत नहीं होंगे तभी वॉइड नहीं किया उसको, नहीं तो वो वॉइड कर देता, अगर प्रॉपर सबूत होता तो वॉइड हो जाता हो। लेकिन ये वॉइड, जहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है वहां पे अपने पास में इंश्योरेंस कंपनी के पास में सबूत होते हैं कि वो कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव कर सके कि भाई ये जो पॉलिसी है ये फ्रॉड करके हमारे से ली गई है। अब आगे कंडीशन, कंडीशन तो अपने को सब कुछ पता है, फलाना डिमकड़ा लिखा होता है, जैसे कि 64 में भी किया द कंपनी शेल नॉट बी लायबल टू मेक पेमेंट पॉलिसी नॉन डिस्क्लोजर, ये भी एक कंडीशन ही है कि भाई जो भी मैं प्रपोजल फॉर्म भरा है मैंने, या जो भी क्लेम फॉर्म मैं दूंगा, या जो भी RCDL जिसकी भी कॉपी दूंगा वो सही होगी। स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पॉलिसी के अंदर भी एक कंडीशन है जो क्या बोलती है, द पॉलिसी शैल बी वॉइडेबल इन इवेंट ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस डिस्क्रिप्शन और नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल पर्टिकुलर। अभी आपने मटेरियल पर्टिकुलर नहीं बताया तो पॉलिसी वॉइडेबल हो जाएगी। अब ये इसने कंडीशन यहाँ पे लिख दी है तो इसको बोलेंगे कंडीशन। वारंटी में क्या होगा, ये तो पॉलिसी की कंडीशन हो गई जो पॉलिसी में लिखी हुई है कि भाई ये जो पॉलिसी है इन इन शर्तों पे बनाई है। वारंटी क्या हो गया, वारंटी मतलब कस्टमर ने बोला है या इंश्योरेंस कंपनी ने बोला है ऐसा करना है ऐसा नहीं करना है, वो वारंटी होगी। वारंटी बेसिकली एक तरह से फ्लो हो गया कि हम ये चीज इस तरह से काम लेंगे, या आप इस चीज को ऐसे काम लेने वाले थे, उस हिसाब से हमने पॉलिसी दी थी, वो वारंटी हो गई। कंडीशन क्या हो गई, कंडीशन पॉलिसी में लिखी हुई है, ये भी दो टाइप की है, इम्प्लाइड और एक्सप्रेस्ड। एक्सप्रेस मतलब जो लिखी हुई है, इम्प्लाइड मतलब जो नहीं लिखी हुई है।
एक्ट एज इफ अनइंश्योर्ड, ये तो सिंपल सा है कि अपने को चाहे पॉलिसी है तो भी अपने को उसी तरह से ट्रीट करना है कि हमारी पॉलिसी जो है वो नहीं है। फालतू के खर्चे नहीं करने हैं, ना ही अपने को ये सोचना है कि यार ये तो अपने को क्लेम में मिल ही जाएगा। इससे क्या होता है, ये प्रिवेंट और मिनिमाइज करता है लॉसेस को अंडर दी पॉलिसी। जैसे कि बर्गलरी पॉलिसी है, उसकी कंडीशन के हिसाब से इंश्योर्ड सेल एक्सरसाइज रीजनेबल केयर इन सिलेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ एम्प्लॉय एम्प्लॉय को चुनने में आप रीजनेबल केयर लोगे। अब वहाँ पे क्या पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह आपको करवाना है एम्प्लॉय का, तो वो आप करवाओगे ताकि वो चोरी वोरी बर्गलरी के चांसेस कम हो। दूसरी क्या कंडीशन है कि भाई सारे प्रिकॉशन लोगे, प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड करने के लिए सारे डोर सिक्योर करोगे, विंडो सिक्योर करोगे, गेट पे चौकीदार होना चाहिए, जो भी है। अगर कोई चोरी होती है तो आप इमीडिएटली पुलिस को नोटिस दोगे। मोटर पॉलिसी में क्या कंडीशन है, इंश्योर्ड शैल टेक ऑल रीजनेबल स्टेप टू सेफगार्ड द व्हीकल फ्रॉम लॉस। मतलब इंश्योर्ड, तो ये जो कंडीशन लगाई हुई है ये किस बेसिस पे लगाई हुई है, एक्ट एज इफ अनइंश्योर्ड वाले बेसिस पे, कि भाई इंश्योर्ड जो है सारे रीजनेबल केयर रखेगा गाड़ी को सेफ गार्ड करने के लिए। सेफ गार्ड कैसे, कि भाई आपकी गाड़ी खड़ी है तो आप कांच खुले रख के नहीं जाओगे कि बरसात का पानी अंदर आ जाए। आप गाड़ी का जहाँ भी पार्किंग करोगे वहां ढंग से पार्क करोगे कि नुकसान नहीं हो, इस तरह से। कंपनी को फुल फ्री टाइम एक्सेस होना चाहिए, ये आप सबने पढ़ी है, कोई दिक्कत नहीं। द ड्यूटी टू एक्ट इज एफ अनइंश्योर्ड पर्टिकुलरली अप्लाइड आफ्टर अ लॉस हैज अकर्ड। अब यहाँ पे नॉर्मली तो आपको वैसे काम लेना ही है चीज़ों को कि उसका इंश्योरेंस ना हो, लेकिन स्पेशली पर्टिकुलरली इंश्योरेंस कंपनी उसको कहाँ देखती है, जब एक लॉस आ जाता है। तो आपकी गाड़ी या फैक्ट्री में कोई लॉस हो गया तो आपको उसी तरह से एक्ट करना है जैसे कि आपका इंश्योरेंस ना हो। जैसे आग लग रही है तो आप उसको तुरंत बुझाओगे, ऐसे वेट नहीं करोगे कि भाई ये तो अपना बीमा है, पहले बीमा वाले को बुलाते हैं, बीमा वाले बुझाएंगे तो बुझाएंगे। गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, तुरंत उसको टोइंग करना है, आपको लग रहा है कि उसमें से और सामान चोरी हो जाएंगे तो आपको तुरंत टोइंग कर लेनी है। ये नहीं सोचना है कि भाई बीमा कंपनी है, उसका सर्वेयर आएगा वो ले जाएगा तो ठीक, जब तक चोरी हो रहा है तो हम क्या करें, ऐसा नहीं सोचना। रेसिप्रोकल ड्यूटी ऑफ इंश्योरर, ये भी एक क्वेश्चन आता है भाई, इसको भी अंडरलाइन कर लो आप। अब ये जो ड्यूटी है डिस्क्लोजर की, ये इंश्योरेंस कंपनी के साथ भी है। जैसे कि प्रपोजर ने बोला है कि स्प्रिंकलर सिस्टम मेरे यहाँ लगे हुए हैं तो उसको डिस्काउंट देना ही है। नॉट टू एक्सेप्ट एन इंश्योरेंस विच दे आर, अब कोई बीमा ऐसा एक्सेप्ट नहीं करना है जो लॉ के अगेंस्ट हो, या फिर वो रजिस्टर या लॉस उस पर अंडरराइट नहीं कर सकते। नॉट टू मेक अनट्रू स्टेटमेंट ड्यूरिंग, कोई भी ऐसी आश्वासन नहीं देना है जिससे कि वो कॉन्ट्रैक्ट में आगे जाके उस पार्टी को क्लेम ना मिल पाए या फिर वो पॉलिसी आगे जाके वॉइड हो जाए। तो ये इंश्योरेंस कंपनी के लिए, कि इंश्योरेंस कंपनी भी गलत चीज कस्टमर को नहीं बताएगी। अब ऐसी परिस्थिति कब पैदा होती है, जहाँ पे एक चीज का इंश्योरेंस कर दिया जहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी जानती है कि वो चीज होगी नहीं। यहाँ पे रिस्क का क्या मतलब है, सपोज करो कि कोई बहुत बड़ी मशीन है जिसको उठा के ले ही नहीं जा सकते, लेकिन उसका बीमा कर दिया 5 करोड़ का फुल पे, तो वो पूरी तो कभी चोरी होगी ही नहीं, इंश्योरेंस कंपनी को ये पता है, पर प्रीमियम लेने के लिए उसने ऐसा कर लिया। तो वैसा इंश्योरेंस कंपनी को नहीं करना है। या फिर गाड़ी है, इसके अंदर कुछ ऐसी चीज, मान लो कि उसने सिर्फ एक ही चीज कवर करी है कि आपका
धूप में कलर उड़ जाएगा। अब उसको पता है धूप में कलर उड़ना नहीं है, फिर भी उसको जबरदस्ती पैसे ले लिए उल्टा सीधा कवरेज देके, तो ऐसा उसको नहीं करना। इश्यू ऑफ अ पॉलिसी इन एम्बिग्यूअस टर्म, मतलब अनटसेंटेड टर्म्स कंडीशन लगा के पॉलिसी लगा दी, वो बेचारा जूझता ही रहे, उसको क्लेम ही नहीं मिलेगा, हर बार उसको नई कोई कंडीशन मिल जाएगी। तो ऐसी अनटसेंटेड टर्म्स कंडीशन उसको नहीं लगानी है। और जो भी टर्म्स कंडीशन लगाएगा वो पार्टी को, इंश्योरेंस कंपनी को बतानी है। इसके लिए जो बीमा कंपनी है उसको प्रोस्पेक्ट या लीफलेट है, उस पर टर्म्स कंडीशन बिल्कुल करेक्ट लिखनी होती है। उल जुलूल टर्म्स कंडीशन, मतलब घुमावदार पेचीदा टर्म्स कंडीशन नहीं लिखनी होती है। लैक ऑफ गुड फेथ कहाँ से इश्यू होता है कि जैसा आपने पॉलिसी के लिए एडवर्टाइज किया, जैसे LIC की भी ऐड आती है, या जैसा आपने लीफलेट वगैरह बनाया है, उससे अगर पॉलिसी डिफरेंट है, जैसे कि आपने लिखा कि 365 दिन मेडिकल कवर है, या फिर टोइंग चार्जेस कवर है, ऐसा ऐड में लिख दिया, और बाद में आप टोइंग लिमिटेड दे रहे हो, पहले उसमें लिख दिया अनलिमिटेड टोइंग है, तो वो भी अटमोस्ट गुड फेथ का ब्रीच माना जाएगा इंश्योरेंस कंपनी के पार्ट से। अब आ गया इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट में क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल है इंश्योरेंस का, जो सारे ही जितने भी बीमा कॉन्ट्रैक्ट है उन पे लागू होता है। अब इसमें कोरोलरी, मतलब इसके साथी कौन कौन है इस प्रिंसिपल के, इंश्योरेबल इंटरेस्ट के, इंडेमनिटी, सब्रोगेशन, कंट्रीब्यूशन, ये भी इसी में से निकलते हैं। A contract of insurance does not undertake to prevent occurrence of a peril. तो जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है वो कभी भी ये नहीं बोलता कि ये चीज होगी ही नहीं, मतलब अगर कोई पेरिल है तो उसके आने के चांसेस हैं। तो जहाँ पे पेरिल ऑपरेट होती है या एक्सीडेंट होता है, वहाँ पे इंश्योर्ड जो है उसको फाइनेंशियल लॉस होता है। इसी को इंश्योरेबल इंटरेस्ट बोलते हैं। दूसरे शब्दों में इंश्योर्ड का फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द व्हीकल या सब्जेक्ट मैटर। अब क्योंकि उसका वहां पे इंश्योर्ड का फाइनेंशियल लॉस होता है, तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज लीगल राइट टू इंश्योर। इसीलिए इंश्योरेबल इंटरेस्ट के चलते ही इंश्योर्ड का ये राइट बनता है कि वो अपने लिए बीमा खरीद सके, क्योंकि उसको फाइनेंशियल लॉस हो रहा है। अगर उसका लॉस, फाइनेंशियल लॉस नहीं हो रहा है, तो उसका लीगल राइट भी नहीं है इंश्योरेंस खरीदने का। यही कारण है कि जहाँ पे गाड़ी बिक चुकी होती है, तो वो आदमी पुराने मालिक के नाम से ही गाड़ी है और गाड़ी अभी नए मालिक के नाम से है, तो वो उसका इंश्योरेंस खरीद नहीं सकता, वो अपने नाम से नया खरीदेगा। अगर एंडोर्समेंट कराना होता है तो पुराने मालिक से भी कंसेंट लेके देना पड़ता है। अब जहाँ पे भी चाहे सब्जेक्ट मैटर की पॉलिसी है, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती होगी, एक्स्ट्रा वैल्यू भी होती होगी, लेकिन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ ना कुछ पेक्यूनरी इंटरेस्ट जो होता है उसी का बीमा किया जाता है, और वो होना ही चाहिए, मतलब मनी का लॉस होना चाहिए। इमोशन का लॉस हो रहा है खाली, तो उसका बीमा नहीं किया जा सकता। इंश्योर्ड को फाइनेंशियल लॉस हो रहा है तो ही उसका बीमा किया जा सकता है। जैसे कि एक केस बताया गया, व्हाट इज दैट इज इंश्योर्ड इन द फायर पॉलिसी। फायर पॉलिसी में क्या इंश्योर्ड किया गया, ईंटें और मटेरियल जो बिल्डिंग में यूज हुआ है वो, उसका बीमा नहीं किया गया है। बीमा किसका किया गया, इंटरेस्ट ऑफ द इंश्योर्ड इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस। इंटरेस्ट ऑफ इंश्योर्ड मतलब इंश्योर्ड का क्या फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, वो उसमें कवर किया गया है। खाली ईंटों का बीमा नहीं है कि भाई ईंट टूट गई ईंट दे दी, ऐसा नहीं। ईंट टूटने से जो फाइनेंशियल लॉस हुआ है कस्टमर को, उसका बीमा किया गया है।
इस फंडे को देखते हुए कानूनी कार्रवाई होती है। इसीलिए इंटरेस्ट ऑफ इंश्योर्ड इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस विच इज इंश्योर्ड, यही इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। तो ये अपन अंडरलाइन कर लेंगे। आपसे पूछेगा कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट किसको रिप्रेजेंट करता है, नीचे ये वाली लाइन होगी तो आपने को ये आंसर देना है, या ऊपर ये वाली लाइन होगी नीचे लिखा होगा कि ये कौन सा प्रिंसिपल है, तो ये इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो वो लिख लेना, फिर मेरे को बाद में बता देना, एक बार वापस देख लेना। आ रहा है सर, आ रहा है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्यों जरूरी है, ताकि वो कानूनी हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड हो सके। कानूनी हिसाब से वैलिड कैसे होगा, तभी होगा जब उसको फाइनेंशियल लॉस हो। अगर उसको फाइनेंशियल लॉस नहीं हो रहा तो कोर्ट भी बोल देगा कि भाई जब तुमको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा तो तुमको क्लेम दे क्यों। इसीलिए इंश्योरेबल इंटरेस्ट जरूरी है। ये जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, यही बीमा को गैम्बलिंग या फिर वेगर वगैरह, मतलब आपके होते हैं ना वायदा व्यापार, इनसे अलग बनाता है। क्योंकि वायदा व्यापार में क्या होता है, यही होता है भाई ठीक है, ये अगर ऊपर गई तो मैं तेरे को डबल दूंगा, नीचे गई तो ये तेरा गायब। गैम्बलिंग सट्टे में भी यही होता है। तो बहुत जने बोलते हैं कि भाई इंश्योरेंस भी सट्टे जैसा होता है। तो सट्टे में और इसमें यही फर्क है, सट्टे में क्या है, कोई कंडीशन नहीं है। सट्टे में सीधा आया तो डबल, नहीं आया तो गया। लेकिन इसके अंदर इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना ही चाहिए आपका। अगर इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है, आपको अगर फाइनेंशियल लॉस नहीं हो रहा है तो क्लेम नहीं मिलेगा। इसीलिए कानूनी रूप से बेचा जाता है। अगर ये इंश्योरेबल इंटरेस्ट की डेफिनेशन इसमें नहीं डालेंगे तो इंश्योरेंस पॉलिसी भी सट्टे की तरह ही काम करेगी, सिंपल। और जो, क्योंकि सट्टा लीगल नहीं है तो इंश्योरेंस भी फिर लीगल नहीं रहेगा। अब इसकी डेफिनेशन क्या है इंश्योरेबल इंटरेस्ट की, ये मरीन इंश्योरेंस एक्ट के हिसाब से ये है। ये आपको एज इट इज ही पढ़ के जानी है, समझाने का कोई इसका मतलब नहीं है। अ पर्सन इज इंटरेस्टेड इन अ मरीन एडवेंचर, एडवेंचर का मतलब हो गया यात्रा। एक आदमी जिसका एक यात्रा में कहीं पे भी लीगल या इक्विटेबल रिलेशन हो उस एडवेंचर से, टू एनी इंश्योरेबल प्रॉपर्टी एट रिस्क देयरिन, मतलब हल हो गया या उसका सामान हो गया, इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ विच ही मे बेनिफिट बाय सेफ्टी और ड्यू अराइवल ऑफ इंश्योरेबल प्रॉपर्टी। उसके कॉन्सिक्वेंस में क्या है कि अगर वो माल या जहाज सेफली पहुंच जाता है तो उसका फायदा होगा, और मे बी प्रिजुडाइज बाय लॉस, और अगर नुकसान होता है तो उसको फाइनेंशियल लॉस होगा, और बाय डैमेज, डैमेज से उसको लॉस होगा, बाय द डिटेंशन देयर ऑफ, डिटेंशन का मतलब अगर वो पकड़ा गया, समुद्री लुटेरों ने पकड़ लिया, पुलिस ने पकड़ लिया, तो भी उसको लॉस होगा। और इट में अकर लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट देयर ऑफ, या फिर उस पर कोई लीगल लाइबिलिटी आगे केस हो गया तो उस पर्सन को फाइनेंशियली लॉस होगा। तो उस पर्सन का उस मरीन एडवेंचर के अंदर इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। सिंपल डेफिनेशन क्या है, द लीगल राइट टू इंश्योर अराइजिंग ऑफ फाइनेंशियल रिलेशनशिप अंडर द लॉ बिटवीन द इंश्योर्ड एंड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस। लीगल राइट है इंश्योर करने का किसी भी वस्तु को जिसका मालिक वो है इंश्योर्ड। ये जो फाइनेंशियल रिलेशनशिप है इसको इंश्योरेबल इंटरेस्ट बोलते हैं। एसेंशियल क्या है कि वहां पे कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उसका प्रॉपर्टी के ऊपर अधिकार होना चाहिए, उसका प्रॉपर्टी के अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए। अगेन इंटरेस्ट का मतलब उसके लॉस से उसको, अगर वो डैमेज होती है तो कस्टमर को नुकसान होना चाहिए। लाइफ और पोटेंशियल लाइबिलिटी केपेबल ऑफ बीइंग इंश्योर्ड, या तो वो खुद होना चाहिए, लाइफ मतलब उसकी खुद की लाइफ, फैमिली वालों की लाइफ होनी चाहिए, या फिर पोटेंशियल लाइबिलिटी मतलब कोई थर्ड पार्टी लाइबिलिटी वगैरह आने के चांसेस होने चाहिए जिस भी चीज का वो इंश्योरेंस ले रहा है। अगर वहां पे कोई भी नुकसान
होने के चांसेस नहीं है या उसको फाइनेंशियल लॉस होने के चांसेस नहीं है तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं बनता है। किस किस चीज का इंश्योरेंस हो सकता है? प्रॉपर्टी, राइट, इंटरेस्ट, इन तीनों का हो सकता है। इंश्योर्ड, जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस, जैसे कोई लैपटॉप है उसका इंश्योरेंस ले रहा है तो इंश्योर्ड और लैपटॉप का कुछ रिलेशन होना चाहिए, जहाँ पे अगर उस सब्जेक्ट मैटर की जिसका बीमा किया जा रहा है, जिस वस्तु का बीमा किया जा रहा है, उसकी सेफ्टी हो तो उसको बेनिफिट हो, और अगर लाइबिलिटी आए तो उसको लॉस हो जाए। उसके बाद में जिस भी चीज का बीमा किया जा रहा है वो उसका रिलेशन बीमा लेने वाले के साथ, इंश्योर्ड के साथ एज पर लॉ होना चाहिए। जैसे कि आप रजिस्टर्ड ओनर होने चाहिए। तो रजिस्टर्ड ओनर का क्या मतलब है? एज पर लॉ आप इस गाड़ी के मालिक हो, आपका इस गाड़ी से रिलेशन डायरेक्ट है, आप मालिक हो। जैसे बैंक है, जब तक एचपीएन नहीं लगेगा तब तक, तो एचपीएन लगाने का क्या मतलब है कि बैंक का भी उस गाड़ी में अब इंटरेस्ट है, क्योंकि उस गाड़ी को उन्होंने लोन दिया। अगर वो गाड़ी ठुक जाती है तो उनका लोन भी कस्टमर नहीं भरेगा तो उनको नुकसान होगा। तो यहाँ पे इंश्योरेबल इंटरेस्ट बैंक का भी बन गया। अब यहाँ पे और एग्जांपल दिए हुए हैं फायर एंड मिसलेनियस के लिए। इसके अंदर ये अलग अलग लोग हैं जिनका भी इंश्योरेंस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट बनता है। मॉर्गेजर, जिसने लोन वोन दिया है, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, इसकी लिस्ट है क्या? लिस्ट बनवानी पड़ेगी इसकी। चलो भाई, इसके अंदर सिंपल सा है, इस पूरे बड़े पैराग्राफ के अंदर कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ लोग बताए हुए हैं जिनका इंश्योरेबल इंटरेस्ट बनता है। पेन पेपर निकालो, फटाफट से अंडरलाइन करो जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये लिस्ट ही आएगा। इसमें क्वेश्चन आता है, 200% आता है। आएगा कैसा? उसमें लिखा होगा इनमें से किन किन का इंश्योरेबल इंटरेस्ट है या किन किन का इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं बनता है। तो किस किस का होता है उसको अपन अंडरलाइन करेंगे फटाफट। तो पहले तो इसको करेंगे इंश्योरेबल इंटरेस्ट, उसके बाद में देखो मॉर्गेजी, जो लोन दे रहा है उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट बनता है, नंबर 1। नंबर 2, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इनका बनता है, ये एग्रीड बैंक क्लोज लगाते हैं। एक और दो हो गया, दो तो ये हो गए। उसके बाद में ओनर ऑफ मोटर व्हीकल, ये तो सिंपल है, आप कर ही लोगे, लेकिन 3 नंबर लगा लो। उसके बाद में 4 नंबर एग्जीक्यूटर एंड ट्रस्टीज, 5 नंबर, ऐसे एग्जीक्यूटर वापस आ गया क्या? चलो छोड़ो, 5 नंबर ये लगा लो एडमिनिस्ट्रेटर, ट्रस्टी आ ही गया, ये दोनों अलग अलग लिख लो। उसके बाद में ये लिखो बेली, उसके बाद में लिखो लेसर, ओनर और प्रिंसिपल, कॉन्ट्रैक्टर, जहाँ पे जॉइंट जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे कॉन्ट्रैक्टर या सब कॉन्ट्रैक्टर, सप्लायर। ठीक है, ये कर लिया ना, प्रिंसिपल, कॉन्ट्रैक्टर, सब कॉन्ट्रैक्टर, सप्लायर, इन सबको अंडरलाइन कर लिया जितने बताए। कर लिया सर। यस सर, यस सर। बस तो ये आपका 1 नंबर इसमें से आ जाएगा, इसमें और कुछ समझने का है ही नहीं। अब शिप ओनर का किस किस में इंटरेस्ट होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक तो वो जो भाड़ा ले रहा है उसके अंदर,
जो वो प्रीमियम पे कर रहा है उसके अंदर भी उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। उसके अंदर जो माल भरा हुआ है उसके अंदर भी इंटरेस्ट है, और थर्ड पार्टी की कोई लायबिलिटी आती है तो उसमें भी इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे ये प्रीमियम का आपने दिया है ना, ये मरीन में क्यों आता है सर, बाकी कहीं नहीं आता? क्योंकि आपने देखा होगा जो भी गुड्स का बीमा होता है वो CIF बेसिस पे सबसे ज्यादा होता है। 99 भी बोलूँ तो मैं गलत नहीं होगा। CIF का मतलब होता है कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट। तो जब इसका क्लेम पे होता है ना सर, तो जैसे मान लो 1 लाख का माल था, 10,000 का खराब हो गया, तो 10,000 का माल प्लस 10,000 के माल की बीमा की कीमत भी सर्वेयर एसेस करके देता है। और फ्रेट मतलब किराया, अगर किराए का नुकसान हुआ है तो किराया भी उसको मिलेगा। मेरे को ये लिखा हुआ, कार्गो ओनर दैट इज सेलर और बायर हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द गुड्स। इसको भी यहाँ से करो कार्गो ओनर, इसको, और ज्यादा जूम चला गया, ये कार्गो ओनर को भी यहाँ ऊपर लेके आओ, यहाँ पे लिखो कार्गो ओनर का भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट है गुड्स के अंदर। दे में इंश्योर द गुड्स टू द एक्सटेंट ऑफ द प्राइम कॉस्ट। अल्टीमेट कॉस्ट क्या है? प्राइम कॉस्ट का मतलब उसको कितने में पड़ा है उतनी कीमत तक का वो इंश्योरेंस ले सकते हैं। उसके फ्रेट का, जो उन्होंने भाड़ा दिया है, उसका इंश्योरेंस खरीद सकते हैं। और अदर इंसिडेंशियल चार्जेस प्लस रीजनेबल प्रॉफिट, अदर इंसिडेंटल चार्जेस और रीजनेबल प्रॉफिट जो कि 10% माना जाता है, उसका ये इंश्योरेंस खरीद सकते हैं। इसीलिए मरीन इंश्योरेंस में क्या होता है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट जो है, केवल मरीन इंश्योरेंस के अंदर इंश्योरेबल इंटरेस्ट जो है एट द टाइम ऑफ लॉस होना ही चाहिए। पॉलिसी उसकी कोई भी ले सकता है। पॉलिसी मान लो जहाज वाले मालिक ने ले ली पॉलिसी, चाहो तो माल खरीदने वाले ने पॉलिसी ले ली, लेकिन वो जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो किस हिसाब से देखा जाएगा कि जहाज इंडिया में था या यूके में था। अगर जहाज यूके पहुंच गया है तो खरीदने वाले का इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। अगर जहाज इंडिया में एक्सीडेंट हुआ है तो बेचने वाले का इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। तो क्लेम कौन प्रोसेस करेगा? बेचने वाला आदमी, क्योंकि अभी तक जहाज इंडिया में ही है। चाहे वो बीमा खरीदा भले यूएसए वाले ने, लेकिन क्लेम यही प्रोसेस करेगा क्योंकि इंश्योरेबल इंटरेस्ट इसी का बनता है। तो ये मरीन पॉलिसी जो है इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑफ पॉलिसी। तो मरीन पॉलिसी फ्रीली असाइनेबल होती है, एक आदमी का इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं होता। अगर लोडिंग के समय हो गया तो वो जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होगा। तो इसको असाइनमेंट बोलते हैं। ये यहाँ है ना असाइनमेंट, असाइनमेंट इसको बोलते हैं। ये फ्रीली, इसके अंदर इंश्योर्ड जो है कंडीशन के हिसाब से इंश्योरेबल इंटरेस्ट लगता रहता है। मरीन पॉलिसी के अंदर क्या है, द अश्योर्ड मस्ट बी इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट मैटर एट द टाइम ऑफ लॉस, तो द नीड नॉट टू बी इंटरेस्टेड व्हेन इंश्योरेंस इज अफेक्टेड। जब बीमा कराया तब उसका कोई इंटरेस्ट हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन लॉस हुआ उस समय उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। अब सब्जेक्ट मैटर तो यहाँ एक ही रहता है, गोडाउन से निकलने से लेके यूके पहुंचने तक। बीच में अगर 20 दिन का टाइम लगता है या 1 महीने का टाइम लगता है तो माल तो वो का वो रहेगा, लेकिन उस माल से किसकी प्राइमाइसिस से, जैसे कि लोडिंग हो गई तो ट्रांसपोर्ट कंपनी ने अपनी जान छुड़ा ली कि भाई अब मैंने तो लोडिंग कर दी, मेरा काम इतना ही था। फिर से वो शिप ओनर पे इंश्योरेबल इंटरेस्ट आ गया। माल उतर गया, अब उसको वहां से उठवा नहीं रहा है तो खरीदने वाले का इंश्योरेबल इंटरेस्ट आ गया, माल वही है। When the assured has no interest at the time of loss, he cannot acquire interest by any act या election after he is aware of loss. लॉस होने के बाद में वो जबरदस्ती जाके अपना इंटरेस्ट नहीं दिखा सकता। लॉस होते टाइम उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। एग्जाम्पल, अ बायर ऑफ गुड्स अंडर C&F cost and freight can cover goods under the marine policy, notwithstanding the fact that ownership in the goods still rests in overseas seller.
ही इज एंटाइटल्ड टू इंश्योर द गुड, मतलब चाहे अभी तक उसका माल आया नहीं है, माल यूके से आएगा, पर अभी भी वो यूके वाले के लिए बीमा खरीद सकता है क्योंकि वो उसके पास आएगा। अब माल अगर डैमेज कंडीशन में पहुंचता है तो वो रिकवरी ले सकता है, क्योंकि अब तो माल उतर गया है, उतरने के बाद पता चला कि ये डैमेज है, तो उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट बनता है। लायबिलिटी का इंश्योरेंस क्या है? सेम इंश्योरेंस है जहाँ पे उसको लीगल लायबिलिटी से कुछ नुकसान हो। दीज लायबिलिटी में अराइज आउट ऑफ मोटर व्हीकल, आपकी गाड़ी कोई और चला रहा था, उसने किसी और थर्ड पार्टी को टक्कर मार दी, आपका नोटिस आ गया। डिफेक्टिव प्रीमाइसेस, हैंडलिंग हैजार्डियस सब्सटेंसेज, आपके मजदूरों ने केमिकल सही से यूज नहीं किया, इधर उधर बिखेर दिया, पड़ोसी बीमार हो गया। डिफेक्टिव प्रोडक्ट किसी को दिया, उसका नुकसान हो गया। डॉक्टर, वकील, इन्होंने कोई गलती कर दी, गलती से केस हार गया, डॉक्टर की गलती से कैंची अंदर रह गई, जो भी समझो आप। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंश्योरेंस ऑफ पर्सन, ये लाइन अपन अंडरलाइन करेंगे। अ मैन इज डीम्ड टू हैव अनलिमिटेड फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन हिज ओन लाइफ। इस लाइन का क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, बट आता है। तो एक आदमी को अपने जीवन में अनलिमिटेड फाइनेंशियल इंटरेस्ट होता है, इसीलिए वो किसी भी अमाउंट का बीमा खुद की जिंदगी के लिए ले सकता है, जो जीवन बीमा होता है। प्रैक्टिस में क्या है, सम इंश्योर्ड किस पे डिपेंड करेगा? उसकी कैपेसिटी पे, मतलब कितना कमाता है और आगे कितना कमाना चाहता है और कितना प्रीमियम देना चाहता है। इसीलिए फर्स्ट पीए पॉलिसीज के अंदर सम इंश्योर्ड जो है रेस्ट्रिक्ट होता है उसके रिलेशन में फाइनेंशियल स्टेटस पे, मतलब वो आदमी कितना कमा रहा है उस हिसाब से। अब कानून के हिसाब से हस्बैंड वाइफ भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है। तो ये हस्बैंड वाइफ वाला क्वेश्चन लगभग लगभग हर बार आता है कि किसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट बनता है। चार जने दूसरे दे देंगे, अड़ोसी पड़ोसी फलाना ढिमकड़ा, और एक ऑप्शन ये दे देंगे हस्बैंड एंड वाइफ। तो हस्बैंड का वाइफ में और वाइफ का हस्बैंड में इंश्योरेबल इंटरेस्ट बनता है, ये दोनों एक दूसरे के लिए पॉलिसी ले सकते हैं। उसी तरह एम्प्लॉयर जो है उसका इंटरेस्ट अपने एम्प्लॉयज में बनता है, क्योंकि उनके लॉस या उनकी डेथ से भी उनको लॉस हो सकता है। ये री इंश्योरेंस है भाई, कौन बताएगा? ये फिर से आ गया, देखिए। अब ये यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि एक बीमा कंपनी ने बीमा किया, अब बीमा कर लिया तो उस सब्जेक्ट मैटर में उसका भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट आ गया, क्योंकि अगर वो गाड़ी, मान लो मर्सिडीज का बीमा किया किसी भी बीमा कंपनी ने, अब वो मर्सिडीज अगर ठुकती है तो उसको भी फाइनेंशियल लॉस होगा, तो उसका भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, तो वो भी आगे खुद भी एक इंश्योरेंस खरीद सकता है। इसको री इंश्योरेंस बोलते हैं। ठीक है भैया जी। यस सर। लोग को आप को इंश्योरेंस में क्या हो गया, उस कस्टमर ने दो पॉलिसी ली। यहाँ पे क्या सीन है, यहाँ पे वो सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय होगा, टोटल लॉस होगा, तो इंश्योरेंस कंपनी पे लायबिलिटी आएगी। तो इंश्योरेंस कंपनी का भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, तो वो खुद भी इस रिस्क को वापस से भी री इंश्योर करा सकती है। उसको री इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कंपनी के जहाँ से इंश्योरेंस लेती है वापस, उसको री इंश्योरेंस बोलते हैं। कस्टमर अगर इंश्योरेंस खरीदेगा तो उसको इंश्योरेंस ही बोलेंगे, तो वो हो जाएगा को इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कंपनी अगर रिस्क को इंश्योर करा रही है तो वो री इंश्योरेंस। असाइनमेंट आपको मैंने समझा ही दिया। असाइनमेंट में किसी कोई दिक्कत है तो बताओ, ये तो बहुत टेढ़ी लैंग्वेज है, समझोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा।
असाइनमेंट समझ गए? जैसे मरीन हल की पॉलिसी है तो वो असाइन नहीं हो सकते, लेकिन मरीन कार्गो की पॉलिसी है, ये फ्रीली असाइनेबल है विद द कंसेंट ऑफ इंश्योरर। ये अपन इसको अंडरलाइन कर लेंगे कि कौन सी पॉलिसी फ्रीली असाइनेबल है, तो मरीन कार्गो पॉलिसी फ्रीली असाइनेबल है। क्यों असाइनेबल है? एज द ओनरशिप ऑफ गुड्स इंश्योर्ड अंडर मरीन पॉलिसी फ्रीक्वेंटली चेंजेस, बार बार वो चेंज होता रहता है। मरीन इंश्योरेंस के अंदर इंश्योरेबल इंटरेस्ट कब रिक्वायर्ड होता है? एट द टाइम ऑफ लॉस। यहाँ पे फिर से आ गया, देखो, मरीन हल पॉलिसीज आर नॉट असाइनेबल विदाउट इंश्योरेंस एग्रीमेंट। अब मरीन हल की पॉलिसी क्यों असाइनेबल नहीं होती है? मरीन हल आपके मोटर के जैसा ही हो गया, वो जहाज का बीमा है, तो जहाज का मालिक तो एक, दो या तीन पार्टनर है तो पार्टनर होंगे, या फिर एक अकेला होगा, वो आप सेलर वेलर को नहीं दे सकते ना, इसीलिए ये असाइनेबल नहीं होती। अब जहाँ पे असाइनमेंट होगा वहां पे क्या होगा? चेंज ऑफ ओनरशिप क्लॉज। जहाँ पे भी मरीन पॉलिसी होगी वहां पे आईटीसी लगते हैं, जैसे आपका आईएमटी लगते हैं ना, इसमें आईटीसी लगते हैं, इंस्टीट्यूट टाइम क्लॉज हल। खाली ये हल नहीं लिखा हुआ है तो फिर ये मरीन कार्गो के लिए है आईटीसी, और अगर इंस्टीट्यूट टाइम क्लॉज हल लिखा हुआ है तो ये हल के लिए। हल मतलब खुद भी बड़ा जहाज, तो जहाज का बीमा। मोटर पॉलिसी के अंदर असाइनमेंट कैसे हो रहा है भैया? वही 14 दिन। तो ये अपन 14 दिन वाला क्वेश्चन यहाँ पे अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है सर? जय, इसमें थोड़ी समझाने की जरूरत है। नहीं सर। 14 दिन तो सबको याद है, नहीं है तो फिर भी अंडरलाइन कर लो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब यहाँ पे ये चीज इन्होंने गलत लिखी हुई है, लेकिन किताब में ये है तो यही आपको ध्यान रखना पड़ेगा। Thus, the provision apply not only to थर्ड पार्टी रिस्क बट टू ओन डैमेज रिस्क। जबकि एक्चुअल में ये जो 14 दिन का टाइम है ना, ये सिर्फ ओन डैमेज के लिए है। थर्ड पार्टी तो जिस दिन ट्रांसफर होता है उसी दिन साथ में ट्रांसफर हो जाती है उसको। अगर आपकी मोटर के अंदर, इस किताब से हटके बता रहा हूँ, मोटर के अंदर अगर थर्ड पार्टी पॉलिसी है तो उसको आपको ट्रांसफर कराने की जरूरत नहीं है, वो ट्रांसफर ही मानी जाती है आरसी के साथ। ये जो माथा वो पड़ी वही है, था ना, आरसी के साथ ऑर्डर ट्रांसफर कहते हैं उसको। हाँ, तो माथा पड़ी खाली ओडी के लिए ही है, पर अब उस किताब वाले ने लिख दिया तो लिख दिया, अब क्या करें। ये क्या आ गया भाई? पीए पॉलिसी। पीए पॉलिसी के अंदर क्या होगा? असाइनमेंट का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि जो पर्सनल एक्सीडेंट जिसकी पॉलिसी है वो इंश्योर्ड खुद एब्सोल्यूट ओनर है, और कोई उसकी जिंदगी का मालिक हो नहीं सकता, तो उसमें कोई लफड़ा ऐसा आना ही नहीं है। अब इसके अंदर सिर्फ इंश्योरर असाइनमेंट क्या करते हैं, इसकी कस्टमर की पीए पॉलिसी में जब डेथ हो जाती है तो पॉलिसी का असाइनमेंट अलाउड है, किसको? स्पेसिफिक नियर रिलेटिव। अब यहाँ पे ये क्या आ गया आपका? नॉमिनी नहीं है ये है आपका स्पाउस। सब मतलब कानून के हिसाब से सबसे पहला हक किसका बनता है? तो सबसे पहला बनता है पत्नी का, फिर बनता है बच्चों का। अब पत्नी और बच्चे नहीं है तो फिर उसके फादर पे जाएगा, उसके बाद फादर भी नहीं है तो मदर पे जाएगा, नहीं है तो उसके बाद नॉमिनी आता है। मतलब पहले बीवी, फिर बच्चे, फादर मदर, अगर इनमें से कोई नहीं है ना तो पांचवा नंबर आएगा फिर नॉमिनी का।
ठीक है, तो ये पॉलिसीज के अंदर असाइनमेंट आपको हमने बता ही दिया, इस तरीके से होता है। उसके बाद में आ गया इंडेमनिटी। इंडेमनिटी तो बहुत लफड़ा है यार। 33 से चालू होके 56 पे खत्म है। लंबा लफड़ा, कल पकड़ते हैं चल इंडेमनिटी को। तो देखो तुमको एक संडे तो आना ही पड़ेगा यार, एक संडे को लंबी क्लास लेते हैं ना। आ जाएंगे सर, आ जाएंगे। ठीक है सर, फिर नेक्स्ट चैप्टर कर लेते हैं। अभी इसमें से ओके कुछ सर। अगर आपके क्वेश्चन लिखे हुए हो तो बता दो, नहीं तो फिर बाद में। इस ये वाला चैप्टर तो समझ आ गया ना, हाँ सर। कि जो आपको अंडरलाइन करा है ना क्वेश्चन वहीं से आएंगे। एक आधा क्वेश्चन बाहर से आएगा, तो अगर Yes, आपने समझ लिए मेरी बात तो वैसे भी आप कर लोगे, आसानी है, इजी है, yes, कोई sir. वो नहीं है। ठीक है सर, मिलते हैं कल सुबह। ओके सर। जरूर सर, जरूर। ओके। थैंक यू बहुत।